कोई पॉलिटिशियन अगर आप उनके प्रेशर में दब नहीं रहे हो तो कुछ कर नहीं सकते आपका। एक मिनिस्टर साहब का फोन आया मेरे पास, ही सेड कि तो मेरी पावर नहीं जानते, मैं जिसको चाहे जनरल सेक्रेटरी बना दूं। तो मैंने कहा सर जब ये जनरल सेक्रेटरी बन जाए तभी मेरे पास भेजना। मैक्सिमम क्या होगा, ट्रांसफर। हवाला इतना कॉमन है, लोगों को पता है कहाँ पे होता है, कैसे होता है, तो फिर ईडी पकड़ क्यों नहीं लेती। दिल्ली से कोई बम्बई भेज रहा है तो ये कोई वायलेशन नहीं है, ये ऑफेंस ही नहीं ना। मिस्टर करनैल सिंह ये ईडी के एक्स चीफ हैं। 33,000 करोड़ रुपीस ब्लैक मनी इनके अंडर रिकवर हुआ। इस एपिसोड में हम उनसे जानेंगे हवाला एंड मनी लॉन्ड्रिंग में डिफरेंस क्या होता है, फ्रॉड करने के बाद सब यूके क्यों भाग जाते हैं, स्विस बैंक्स का सिस्टम क्या है, रेड मनी और पिंक मनी क्या होता है, क्योंकि ब्लैक मनी एंड व्हाइट मनी तो हमें पता है। सबसे कॉमन तरीका कौन सा है जिससे लोग मनी लॉन्ड्रिंग करते हैं। मिनिस्टर साहब ने कंपनी बनाई, उसके शेयर बड़े हाई रेट्स पे बेच दिए। 10 रुपए का शेयर 25,000 रुपए का बेच दिया, वो शेयर वापस खरीद लिए, तो शेयर भी आपके वापस आ गए, पैसे भी आपके वापस आ गए। पकड़ा है ये मिनिस्टर? हाँ, ये पकड़े गए, जेल में भी गए थे। कौन है? बाटला हाउस। जी। क्या है वो केस, आज तक बातें चलती है। कुछ पॉलिटिशियन थे उसमें और कुछ मीडिया के लोग भी थे। दे वर क्रिएटिंग कंट्रोवर्सी की मुस्लिम्स को टारगेट कर रहे हैं, फॉल्स एनकाउंटर है। स्विस अकाउंट का लॉजिक क्या है? दे विल नॉट डिस्क्लोज टू एनीबॉडी। नाम से नहीं होता था, अकाउंट से होता था। अगर आदमी मर गया तो उसके पैसे भी गए। ईडी चीफ की सैलरी कितनी होती है? किसी ने आपको अप्रोच किया ब्राइब करने के लिए? ईडी 33,000 करोड़ से भी ज्यादा रिकवर हुए। व्हाट हैपेंस विद दैट मनी? आगे बढ़ने से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हम आपके लिए इसी तरह से और इंसाइटफुल और बेहतर पॉडकास्ट बनाते रहें। एंड इस पूरे शो का ऑडियो एक्सपीरियंस स्पॉटिफाई पे अवेलेबल है, जहां पे आप हमें फॉलो कर सकते हैं। एंजॉय द शो। अगर कोई पावरफुल बंदा है, जस्ट बिकॉज ऑफ पावर, क्या वो कुछ भी करके कैन ही और शी गेट अवे? सी, ये पॉसिबल नहीं है। स्मॉल क्राइम्स आई एम टॉकिंग अबाउट, नॉट द बिग वंस। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। जब मैं नॉर्दर्न रीजन में जॉइंट सीपी रेंज में लगा, तो कुछ लोग मेरे पास आए जो सीमेंट की इंडस्ट्रीज हैं, उनके लोग आए कि जी मंगोलपुरी में हमारे ट्रक रोकते हैं। मंगोलपुरी मेरे रीजन उसमें था, और वहाँ वो सीमेंट के कट्टों को लेके उसमें थोड़ा सीमेंट निकाल लेते हैं, और फिर उसकी जो नकली सीमेंट है थोड़ा असली मिला दिया, बाकी नकली करके बेचते हैं, मार्केट में बेचते हैं। सो मैंने इमीडिएटली सर्वे कराया, बिल्कुल बंद करा दिया वो चीज़ें। उसके बाद मेरे पास फ़ोन आने शुरू हुए लोगों के। तो मैंने कहा भी मैं तो ये सीमेंट है, गलत सीमेंट बन रहा है, तो आपके घर में भी लगेगा, आपका घर टूटेगा, तो भाई शुड आई परमिट। फिर मेरी जो पब्लिक मीटिंग होती है उसमें एक आदमी आया, वो वन ऑफ दी आदमी था जो जिसकी फैक्ट्री थी पहले। अच्छा, सही चीज की गलत चीज? गलत चीज। ओके। जी आप ये नहीं करने दे रहे, आप वो नहीं करने। मैंने कहा भाई फैक्ट्री तो नहीं लगेगी, आप नकली सीमेंट बनाते हैं तो पॉसिबल नहीं है, मैं तो एक्शन लूंगा आप पे। तो एक दिन वो आ गया एक कार्ड लेके, विजिटर्स कार्ड लेके, और सम पॉलिटिकल पार्टीज, जनरल सेक्रेटरी ऑफ ए पॉलिटिकल पार्टी इन पावर। ओके, फ्रॉम द सेंटर। यस। तो आई डिड नॉट कनेक्ट द टू नेम्स, सो आई कॉल्ड हिम। व्हेन आई सॉ हिम आई सेड यू प्लीज गो आउट। सो वन डे एक मिनिस्टर साहब का फोन आया मेरे पास कि मैं इस आदमी को भेज रहा हूँ, ही जस्ट टुक द नेम। तो मैंने टाइम दे दिया, आई डिड नॉट रियलाइज दे आर द टू सेम पीपल। तो मैंने कहा सर मैं सुन लूँगा, देखता हूँ क्या प्रॉब्लम है। नहीं प्रॉब्लम आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है। मैंने कि मुझे क्या समझ नहीं आ रहा है? कहता है इनकी सीमेंट की फैक्ट्री है, आप लगने नहीं दे रहे हैं। तो मैंने कहा ये नाम है ना इनका? कहने लगे हाँ। मैंने कि ये अपने आप को एक कार्ड लेकर आया था, ये अपने आप को आपकी पार्टी का जनरल सेक्रेटरी उस कार्ड पे लिखा हुआ था। तो ही सेड कि तो मेरी पावर नहीं जानते, मैं जिसको चाहे जनरल सेक्रेटरी बना दूं। तो मैंने कहा सर जब ये जनरल सेक्रेटरी बन जाए तभी मेरे पास भेजना। तो उसके बाद वो खत्म हो गया, मेरे पास कभी आया नहीं, मैटर एंड हो गया।
तो क्वेश्चन है कि आप डील कैसे करते हो लोगों को? आपको अपना काम करना है, जो राइट है वो करना है, रॉन्ग के लिए झुकना नहीं है, कोई आपको फोर्स नहीं कर सकता। तो पॉलिटिशियंस आपका कुछ बिगाड़ नहीं सकते? ऐसे मूवीज में देखते हो या रियल लाइफ इंसिडेंट्स? मूवीज में पॉसिबिलिटी बहुत सारी है बट रियल लाइफ इंसिडेंट्स भी यू हियर ना कि ट्रांसफर हो जाता है, कभी आदिवासी एरिया में ट्रांसफर कर देते हैं, नक्सलाइट्स में कर देते हैं। ट्रांसफर होकर क्या नुकसान होगा? नक्सलाइट एरिया में ट्रांसफर कर दिया, वहाँ और अच्छा काम करेंगे। डिपेंड करता है कि व्हाट इज आपकी इंटेंशन क्या है। बट कोई पॉलिटिशियन अगर आप आपका सही काम कर रहे हो और उनके प्रेशर में दब नहीं रहे हो तो कुछ नहीं कर नहीं सकते आपका? मैक्सिमम क्या होगा? ट्रांसफर। इससे ज़्यादा कोई कुछ क्या कर लेगा? हटवा देगा, ये सब नहीं हो सकता। उससे क्या हो गया? अगर हट गया तो क्या फर्क पड़ जाएगा? नौकरी चली जाएगी। नौकरी नहीं जाती है, इतना आसान नहीं है नौकरी जाना, क्योंकि अगर आप सही काम कर रहे हैं तो लोग रिकॉग्नाइज करते हैं आपको। इतनी इजीली कोई पॉलिटिशियन नहीं आना? नहीं, मैं जब डीसीपी था, बहुत पुरानी बात है, डीसीपी नॉर्थ वेस्ट था, तो एक मंत्री ने कुछ लोग भेजे कि मेरे लोग हैं, इनको सुन लेना। दे वर बेसिकली लैंड ग्रैबर। ओके। मैंने कहा कि आप जाइए, मतलब नो हेल्प कैन बी गिवन। सो दैट मिनिस्टर गॉट अपसेट विद मी। आर्ग्यूमेंट हुआ, मैंने उसकी नहीं सुनी। ही ट्राइड टू गेट मी ट्रांसफर्ड बट ही वॉज अनसक्सेसफुल बिकॉज द होम मिनिस्टर, यूनियन होम मिनिस्टर himself through somebody found out what happened. So nothing happened. So it is not that because somebody gets annoyed with you, things will go wrong. Not necessarily. See, the reputation is very, very important. If the officer doesn't have good reputation, then it becomes easier. Otherwise, even the politicians think about people. स्ट्रॉन्ग रेपुटेशन वाले का कुछ हो नहीं सकता। नहीं करते हैं, जा ट्रांसफर कर देंगे, इससे ज़्यादा क्या करेंगे? वैसे आई हैव टू से दैट इट्स हमने पॉडकास्ट बात करते करते क्यूरियोसिटी में स्टार्ट कर दिया, बट थैंक यू सो मच फॉर डूइंग दिस, क्योंकि ये एक ऑनर है कि मैं आपके साथ बैठा हूँ एंड यू आर डेकोरेटेड IPS ऑफिसर, ex-ED चीफ, मतलब इट्स रियली अ बिग ऑनर। क्योंकि अभी तो जो बातें होती हैं ईडी के बारे में और जो बातें होती है और आपने जो किया है आपके ड्यूरेशन में, इट्स इनक्रेडिबल एंड आई वाज जस्ट रीडिंग एंड गोइंग थ्रू सो मेनी थिंग्स। सो थैंक यू सो मच फॉर डूइंग दिस। इट्स एन ऑनर कि आपने एक्सेप्ट किया और हमसे बात करने के लिए हाँ बोला। थैंक यू सो मच, यू आर वेलकम। कुछ सालों से ऐसे डर का माहौल हो गया है कि कुछ भी होता है लोग बोलते हैं ईडी ये कर देगा, ईडी वो कर देगा, सबको काफ़ी डर लगता है। एक बेसिक लैंग्वेज में अगर कोई ये 16 साल का बच्चा देख रहा है तो उसको बताओ ईडी करता क्या है, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट का काम क्या है, ओरिजिन क्या है, क्यों ये बना और व्हाट इज़ द बेसिक रोल? सी, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट की बिगनिंग अगर देखें, जो फॉरेन एक्सचेंज है इसके एक्ट के ऊपर जो फेरा एक्ट होता था पहले, फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट, जो 47 में आया, फिर अमेंडमेंट हुआ 73 में आया, उसके बाद 99 में वो फिर चेंज हुआ, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट आया। तो बेसिक वर्क जो एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट का शुरू हुआ वो फॉरेक्स के ऊपर हुआ। क्योंकि शुरू में जब हम देखें, जब हमारा देश आज़ाद हुआ तो फॉरेन एक्सचेंज की बड़ी दिक्कत थी हमारी कंट्री में। एक एक पैसे को कैसे यूज़ करना है आपको सरकार से परमिशन लेनी पड़ती थी। सरकार का मतलब है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, फाइनेंस मिनिस्ट्री, इनसे परमिशन लेके काम करना पड़ता था क्योंकि इतने पैसे नहीं थे हमारे पास। और इसलिए वो एक्ट आया, फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट। वो बेसिकली उसमें जो वायलेशंस थे फॉरेक्स के, वो क्रिमिनल ऑफेंस थे। जब रिफॉर्म शुरू हुए हमारी इकोनॉमी में 91 में, फिर ये सोचा गया कि विद द रिफॉर्म के बाद ना हमारी फॉरेक्स सिचुएशन इंप्रूव होने लगी। तो ये डिसाइड हुआ कि हमें रेगुलेट करने की ज़रूरत नहीं है, अब हमें केवल मैनेज करने की ज़रूरत है कि इंडिया के बाहर का पैसा आना जाना जुड़ने। यस, तो फिर इसको फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट में तब्दील किया गया एंड ये जो है क्रिमिनल ऑफेंस की बजाय सिविल ऑफेंस बन गया। ओके। तो एक तो एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट जो भी इन्वेस्टिगेशन करती थी फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट के ऊपर, दिस इज़ वन। सेकंड जो था, जब वर्ल्ड में ये शुरू हुआ कि मनी लॉन्ड्रिंग इज इम्पॉर्टेंट ऑफेंस, बेसिकली अगर हम इसके भी बैक पे जाएं
तो आपने इटालियन माफिया का नाम सुना होगा. दे वर वेरी पावरफुल. इटालियन माफिया सिसिली में, मतलब इस एक्सटेंट तक वो चले जाते थे कि अगर किसी जज ने वारंट इशू कर दिया किसी इटालियन माफिया का, तो जज को ही मार दिया. आई एम टॉकिंग ऑफ लेट 70s एंड अर्ली 80s. तो वहाँ पर एक जज के मर्डर के बाद पब्लिक ह्यू एंड क्राई हुआ काफ़ी. एंड देन गवर्नमेंट डिसाइडेड कम व्हाट में वी हैव टू इन्वेस्टिगेट दीज केसेस. उसके बाद कुछ माफिया वहाँ से भागा भी इधर उधर, अमेरिका में पहुँच गया, कहीं और पहुँच गया. तो वह इन्वेस्टिगेशन जब शुरू हुआ, उन्होंने कहा कि माफिया को पकड़ना बड़ा मुश्किल है क्योंकि फुट सोल्जर एक्ट करते हैं और जो चेन है आपने एक भी बीच में ख़त्म कर दी चेन. सपोज ऑर्डर दिया ए ने बी को, बी ने दिया सी को, सी ने दिया डी को, डी ने एग्जीक्यूट किया. अब आपने बीच में से एक को उड़ा दिया, माफिया ने बीच वाले को मार दिया, चेन खत्म हो गई. तो टॉप तक पहुंचना बड़ा मुश्किल था. तो इटली के जो ऑफिसर्स थे उन्होंने कहा नहीं, हम मनी ट्रेल ढूंढेंगे. तो इट इज़ अर्ली 80s एंड मनी ट्रेल ढूंढते ढूंढते अमेरिका भी गए. अमेरिकन पुलिस ने भी उनको कोऑपरेट किया, गवर्नमेंट ने कोऑपरेट किया. तो 2 ट्रायल हुए बड़े इंपॉर्टेंट ट्रायल. एक को बोलते हैं पिज़्ज़ा ट्रायल अमेरिका में और एक को बोलते हैं मैक्सी ट्रायल इटली में. एंड दे वर वेरी सक्सेसफुल. तो फिर यूनाइटेड नेशंस की जिसको हम बोलते हैं वियना कॉन्वेंशन हुई. वियना कॉन्वेंशन में डिसाइड हुआ एट इनिशियली इट वाज ए ड्रग मनी. तो ये हुआ कि ड्रग लॉर्ड शुड नॉट बी अलाउड टू यूज ड्रग मनी. उनके पैसे ही छीन लें, जो प्रोसीड्स ऑफ क्राइम है वही छीन लें. तो उसके ऊपर वियना कन्वेंशन हुई. उसमें यह भी हुआ कि जो बैंकिंग सेक्टर है दे शुड कोऑपरेट विद द इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी. उनके जो सीक्रेसी लायन वो बीच में नहीं आने चाहिए. एंड इसके बाद जो है एक फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स बनी जिसको FATF बोलते हैं, जिसका काम था कि किस तरह से PMLA केसेस को डील किया जाए, क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस होने चाहिए. भारत भी इसका मेंबर बना 2000 आई थिंक 10 में. PMLA मतलब प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट. शुरू में केवल एक ड्रग के खिलाफ था, उसके बाद स्लोली इसमें और केस ऐड किए एंड 9/11 के बाद इसमें टेररिज्म को भी इंक्लूड कर दिया. तो उनकी 40 रिकमेंडेशंस हैं आज की डेट में. उसके ऊपर वो रूलिंग्स देते हैं कि भाई इसमें विदेशों देशों को क्या करना चाहिए. तो इसको देखते हुए इंडिया में भी प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट आया. ये 2005 से इम्प्लीमेंट हुआ. उस समय सोचा गया इसको किसको दें. तो इस एक्ट को जो है जो एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट है इनको ऑपरेट करने को दिया गया. तो एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट इसके बाद 2 एक्ट्स को डील करने लगा. प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट. नाउ प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट थोड़ा समझ लें क्या है. इस एक्ट में 3 शेड्यूल दिए हुए हैं. उन 3 शेड्यूलों में करीब 29 एक्ट्स मेंशन है, डिफरेंट क्रिमिनल एक्ट्स मेंशन है और 159 सेक्शंस मेंशन है. ओके. अगर किसी आदमी ने इन सेक्शंस में कोई क्राइम किया है और उस क्राइम से पैसे कमाए हैं, इसको हम बोलते हैं प्रोसीड्स ऑफ क्राइम. अब इस प्रोसीड्स ऑफ क्राइम को वाइट कैसे करें, इस प्रोसेस को बोलते हैं मनी लॉन्ड्रिंग. इस मनी लॉन्ड्रिंग के प्रोसेस को इन्वेस्टिगेट करने के लिए एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट आ गई. तो एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट उन केसेस को लेती है जहाँ शेड्यूल ऑफेंस है. शेड्यूल ऑफेंस मीन्स जो 3 शेड्यूलों में केस दिए हुए हैं उनको कोई दूसरी एजेंसी इन्वेस्टिगेट कर रही है, जैसे CBI कर रही है, लोकल पुलिस कर रही है या कस्टम्स कर रही है इन्वेस्टिगेट, NIA कर रही है, इस तरह से कोई एजेंसी कर रही है और उसमें कहीं प्रोसीड्स ऑफ क्राइम का कलेक्शन नज़र आता है तो एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट प्रोसीड्स ऑफ क्राइम को ढूंढती है. ओके. उसको अटैच करती है. साथ ही जिन लोगों ने मनी लॉन्ड्रिंग की है उनको अरेस्ट करती है. तो ये PMLA का काम हो गया. इसके बाद कुछ हाई प्रोफाइल लोग विदेश भागे क्राइम करके. तो फिर 2018 में एक नया एक्ट आया जिसको कहते हैं फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर्स एक्ट. जो विदेश में भाग गए हैं, इस एक्ट में उनकी सारी प्रॉपर्टी अटैच हो सकती है. प्रोसीड्स ऑफ क्राइम नहीं, दूसरी प्रॉपर्टी भी अटैच हो सकती है. ओके. तो ये एक्ट भी डील करती है एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट. सो ये 3 एक्ट जो हैं, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट,
प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट एंड फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर्स एक्ट, इन 3 एक्ट्स के विद इन जो काम फ्रेम है वो एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट को दिया हुआ है। जो इंडिया से बाहर पैसा जाता है और बाहर से इंडिया आता है इलीगली जो भी होता है वो ईडी इन्वेस्टिगेट करता है। इंडिया में जो लोग ब्लैक मनी कमाते हैं अलग अलग तरीक़ों से, मे बी इलीगल काम करके या जस्ट लीगल काम करके लेकिन टैक्स नहीं भर के और उसको इलीगली अपने हाथ रख के, अगर उसको वाइट करने की कोशिश करते हैं दैट्स मनी लॉन्ड्रिंग। नहीं, इसको थोड़ा सा समझने की ज़रूरत है। मनी लॉन्ड्रिंग में जो शेड्यूल में दिए हुए हैं ऑफेंस, केवल उन्हीं ऑफेंस से अगर प्रोसीड्स ऑफ क्राइम जनरेट होता है तो पीएमएल आएगा। फॉर एग्जांपल किसी ने टैक्स पे नहीं किया, ब्लैक मनी जनरेट की, लेकिन ये ऑफेंस नहीं है अंडर पीएमएल है, प्रेडिकेट ऑफेंस नहीं है, शेड्यूल ऑफेंस नहीं है। अगर शेड्यूल ऑफेंस नहीं है तो पीएमएल में नहीं आएगा। अच्छा, देन ये प्रॉब्ली टैक्स का। हाँ, तो ब्लैक मनी बेसिकली टैक्स से कनेक्टेड है। रेड मनी बोलते हैं हम, क्राइम से कनेक्टेड है। पिंक मनी ड्रग्स से कनेक्टेड है। तो डिफरेंट शेड्स भी हैं पैसे। एंड ग्रीन मनी लीगल। ग्रीन मनी कुछ नहीं है। तो ब्लैक मनी, रेड मनी और पिंक मनी। रेड मनी किससे रिलेटेड है? रेड मनी क्राइम से, कि ट्रैफिकिंग से, टेररिज्म से, ड्रग से, इसका रेड मनी होता है। ड्रग वाली पिंक मनी बोलते हैं। अच्छा, तो ब्लैक मनी किससे हुआ फिर? ब्लैक मनी जनरल टैक्सेशन से। ओके, टैक्स, आपने टैक्स पे नहीं किया, किसी ने टैक्स अवॉइड कर दिया, नॉट अवॉइडेंस आई शुड से, टैक्स पे नहीं किया तो ब्लैक मनी हो गई। तो ईडी ब्लैक मनी भी इन्वेस्टिगेट करती है? ईडी ब्लैक मनी इन्वेस्टिगेट नहीं करती, ब्लैक मनी इनकम टैक्स करती है। ओके, तो ईडी का उसमें कोई? जी, ईडी रेड और पिंक में ज़्यादा इंटरेस्टेड है। रेड एंड पिंक। ये मुझे नहीं पता था, रेड और पिंक। ओके, सो सबसे कॉमन तरीका कौन सा है जिससे लोग ये यूजुअली मनी लॉन्ड्रिंग करते हैं? सी, बहुत सारे तरीके हैं। व्हाट्स द मोस्ट कॉमन जो देखने में आता है? सी, जो अभी हमारी कंट्री में हो रहा है, एक तो बैंकिंग सेक्टर के थ्रू आपने प्रॉपर्टीज में लगाए पैसे, या विदेश में पैसे ले गए। विदेश में पैसे ले जाने के कई तरीके हैं। हवाला एक तरीका हो गया। दूसरा तरीका है ट्रेड बेस्ड मनी लॉन्ड्रिंग, यानी आपने ओवर इनवाइजिंग, अंडर इनवाइजिंग करके विदेश में पैसे ज़्यादा भेज दिए। दूसरा तरीका विदेश में ले जाने का ये है। अगर हम इंडिया में देखें तो एक तो प्रॉपर्टीज़ में, दूसरे बेनामी प्रॉपर्टीज़ में किसी और के नाम इंडस्ट्री लगवा दी, उस तरह से लोग करते हैं। तो फिर ये लीगल हो जाता है पैसा बाद में? देखिए, लीगल करने के तरीके हैं। इस सेंस में मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। सपोज कर लो किसी के पास प्रोसीड्स ऑफ क्राइम आया, उसने क्या करा कि मैं बैंक से लोन लेता हूँ और एक फैक्ट्री लगाता हूँ। जब बैंक से लोन लेता हूँ और एक कोई बिजनेस शुरू करता हूँ, तो बैंक से लोन लिया, बिजनेस शुरू करा। अब बिजनेस काम तो कर नहीं रहा है, लेकिन आप रिवेन्यू जनरेशन कर रहे हैं उससे। झूठी इनवॉइस बना दिया आपने, और अपना जो वो ब्लैक का पैसा है उसके थ्रू उसमें इन्फ्यूज करना शुरू कर दिया। ये तरीका वो लीगल हो गया कि बिजनेस कुछ भी नहीं हो रहा है, बस पैसे आते जा रहे हैं अकाउंट में। यस। दूसरा और लोग करते हैं। अब महाराष्ट्र में एक थे पॉलिटिशियन ही, उन्होंने अपनी कंपनी बनाई और अपने पैसे फिर एक शेल कंपनीज होती हैं। शेल कंपनी वो होती हैं जिनमें काम कुछ नहीं होता, केवल पैसों का ट्रांजैक्शन होता है। शेल कंपनी जरूरी नहीं है इलीगल हो। कुछ शेल कंपनी, जब सपोज आपने अपनी नई कंपनी बनानी है, उस नई कंपनी से बनाने से पहले कुछ खर्चे होंगे, तो आपने एक छोटी कंपनी बना ली, बैंक अकाउंट खोल लिया उसके नाम से। अब उसमें भी केवल कैश ट्रांजैक्शंस ही होंगी, पैसे इधर से जा रहे हैं उधर जा रहे हैं, कोई काम तो हो नहीं रहा उसमें भी। इसलिए शेल कंपनी, ऐसा नहीं है सारी शेल कंपनी इलीगल है, बट कैलकाटा में बहुत शेल कंपनीज बनती हैं। तो इस मिनिस्टर साहब ने कैश जो था, करप्शन का कैश, कैलकाटा भेजा। तो वहाँ जिसको भेजा 300-400 शेल कंपनीज, उनमें वो कैश इंट्रोड्यूस करते हैं। अब
अगर आप 50,000 से ज़्यादा कैश इंट्रोड्यूस करते हो एट वन पॉइंट ऑफ टाइम, तो उसकी रिपोर्टिंग हो जाती है फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स को। तो आपने 45,000 हज़ार रुपये डिफरेंट अकाउंट्स में जमा कर दिए, 300-400 अकाउंट में, 300, 400, 500, 600 जो भी अकाउंट्स में। उससे फिर वो ट्रांजेक्शन किया, कम अकाउंट्स में भेज दिए, उससे फिर कंसोलिडेटेड करते गए अकाउंट्स में। नाउ दीज आर द ट्रांजेक्शंस जो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजेक्शंस हैं, तो इसमें कोई डाउट नहीं करेगा, ना इसकी कहीं रिपोर्टिंग है। उसके बाद उसने अपनी जो कंपनी बनाई उसके शेयर बड़े हाई रेट्स पे बेच दिए। 10 रुपए का शेयर 25,000 रुपये का बेच दिया। 1 साल बाद वो शेयर वापस खरीद लिए, और वो जो 25,000 का शेयर बेचा था 2 रुपये में वापस खरीद लिया। तो शेयर भी आपके वापस आ गए, पैसे भी आपके वापस आ गए। सो वेरियस मेथड्स लोग यूज करते हैं मनी लॉन्ड्रिंग। पकड़ा है ये मिनिस्टर की? नहीं। हाँ, ये पकड़े गए, जेल में भी गए थे। कौन है? ओके। तो आपको अब वहाँ से महाराष्ट्र से आपको पता होगा। मैं तो महाराष्ट्र रिसेंटली गया हूँ। बट इंटरेस्टिंगली उसके बाद दोबारा मिनिस्टर बन गए। तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता जनता को? हमने एक 99 में एक राजन तिवारी पकड़ा था। ही वाज अ हार्डकोर क्रिमिनल। ड्रग्स नहीं, क्रिमिनल, मर्डरर। ओके। सुपारी लेके मर्डर करता था। बिहार में एक मिनिस्टर का हॉस्पिटल में मर्डर किया, इनसिक्योरिटी थी मुझे, उसके बावजूद मर्डर किया उसने। तो उसको हमने, सीबीआई उसको ढूंढ रही थी। तो सीबीआई में जो सीनियर ऑफिसर थे उन्होंने मेरे से कहा कि भाई ये, मैं उस समय क्राइम ब्रांच में था, कि इसका फ़ोन नंबर है, इसको पकड़ना है। तो एनीवे वी कॉट हिम। बाद में वो मिनिस्टर बना बिहार में। और ये किस्सा है 99 का। 2017 में उसके खिलाफ गवाही देने गया। मतलब इतना गैप हो जाता है कई बार केस में, दिल्ली कोर्ट में। तो मैं, क्योंकि नंबर नहीं आया था केस का, मैं आगे सीट पे बैठ गया। तो मेरे पीछे एक वाइट कुर्ता पजामा बैठे एक आदमी बैठा था। उसने कहा नमस्ते सर। तो मैंने कहा नमस्ते, मैंने कोई बैठा होगा, जानकार होगा। फिर कहता सर आपने मुझे फंसा दिया। तो मैंने घूम के देखा राजन तिवारी बैठा था। तो अब सीधी अवर सिस्टम इज सच। क्योंकि दिक्कत है कि जब तक कन्विक्शन ना हो तब तक वो पार्टिसिपेट कर सकता है पॉलिटिक्स में। एंड लोगों को शायद फर्क नहीं पड़ता कि ये आदमी क्रिमिनल है या ये आदमी अच्छा है। वोट देते टाइम कंसिडरेशन कुछ और ही होते हैं, और जिस वजह से बहुत से क्रिमिनल बैकग्राउंड के लोग पॉलिटिक्स में आ जाते हैं। व्हाट्स द मोस्ट क्रिएटिव वे जहाँ पे आपने देखा है किसी ने पैसा मनी लॉन्ड्रिंग करा? मतलब सारे क्रिएटिव कह सकते हो, अलग अलग क्रिएटिव है। सबसे ज़्यादा शॉकिंग क्या लगा था आपको? ये कैसे कर सकता है कोई? बैंक ऑफ बड़ौदा का केस दो फॉर एग्जांपल। 3600 करोड़ रुपए इंडिया से बाहर गए। ये पैसा जो गया था एडवांस अगेंस्ट इम्पोर्ट, वो इम्पोर्ट हुआ नहीं कभी। तो ऑल ऑफ ए सडन जब इनको पता लगा हमारे 3600 करोड़ रुपए गायब हो गए हैं, तो फिर केस हुआ। हमने भी इन्वेस्टिगेशन शुरू करा। अब उसमें 13 अकाउंट खुले थे बैंक ऑफ बड़ौदा में। 13 अकाउंट कंपनी उसके थे। जब उसको एग्जामिन किया गया तो वो कंपनी किसी एड्रेस पे खुली। उसमें जो शेयर होल्डर्स, डायरेक्टर्स बने, वो जुगियों में मिले। तो उनसे जब पूछा गया तो कहा जी हमें 10,000 रुपये पर मंथ लेके रखा गया था। उन्होंने किराए पे ली जगह, ऑफिस बनाया। जब KYC हो गया ऑफिस बंद कर दिया। तो तब तक इन लोगों को 10,000 रुपये पर मंथ देते थे। हाँ। तो एक आपका डेड एंड यहाँ आया। बट ये पैसे कहाँ से आए? फिर उन अकाउंट्स को बैक ट्रैक किया गया। जब उन अकाउंट्स को बैक ट्रैक किया गया, कुछ लोग पता लगे जहाँ से पैसे आए। अल्टीमेटली केस क्या था? केस ये था कि हमारी स्कीम है गवर्नमेंट की ड्यूटी ड्रॉबैक, जिसमें अगर आप कुछ पर्टिकुलर आइटम से एक्सपोर्ट करते हो तो उसमें गवर्नमेंट आपको कंसेशन देती है। कंसेशन मीन्स आपको पैसे वापस देती है। हाँ। कहीं किसी केस में 4% है, किसी केस में 8% है। तो इसमें ये जो कुछ एक्सपोर्टर्स थे जो पकड़े गए इस केस में, वो क्या करते थे कि जैसे कोई 100 रुपये का सामान है,
उसकी इनवाइस बनवा ली 5,000 रुपए की। अब वो एक्सपोर्ट कर रहे हैं, ओवर वैल्यूड एक्सपोर्ट। विदेश में अपनी कंपनी खोल ली, अपने किसी आदमी को भेज के विदेश में कंपनी खुलवा ली, ये एक्सपोर्ट हुआ उसको। अब वो आदमी 5,000 रुपये कैसे भेजेगा इंडिया में? माल तो 100 रुपये का है, आपको 4,900 रुपये एक्स्ट्रा चाहिए विदेश में। हाँ। तो वो ये एडवांस करके यहाँ से भेजते थे, वहाँ से पैसे आ गए, आपके 5,000 रुपये में मिल गया, 4% मिल गया या 5% मिल गया, माल की वैल्यू मिल गई, बहुत सारा पैसा आपको वहाँ से आ गया। तो फिर वो ड्यूटी ड्रॉबैक के केस में पकड़े गए, जबकि शुरू में समझ नहीं आ रहा था कि भी ये क्या हो रहा है। एक और इंटरेस्टिंग था, एक केस है, बॉम्बे का है ये भी। तो इस केस में क्या किया, जो कंपनी जिसकी थी उसने लोन के लिए अप्लाई किया, आई थिंक 6,000 करोड़ का लोन था फॉर इम्पोर्ट ऑफ डायमंड्स। मीनवाइल उसने दुबई में अपनी कंपनी खुलवा ली। वहाँ ये होता है कि आपका कोई दुबई का भी आदमी साथ में होता है, वहाँ कंपनी खुलवा ली और उनसे एडवांस भेज दिया अगेंस्ट इम्पोर्ट। ओके। खुद अपनी कंपनी को छोड़ दी और यहाँ अपने जो सर्वेंट्स थे उनको डायरेक्टर्स बना दिया और ये भाग गया दुबई। 6,000 करोड़ 6,000 करोड़ लेके गायब। और उसने किसी छोटी मोटी कंट्री की सिटीजनशिप भी ले ली है। हाँ। तो प्रोसेस चल रहा है उसको लाने का। तो बट एक्सट्रेडिशन प्रोसेस बिकम्स डिफिकल्ट, तो इतना आसान नहीं है, क्योंकि एक्सट्रेडिशन पॉलिटिकल कम जुडिशियल प्रोसेस है। तो we'll talk on extradition and all of these things. पहले ED वाला चैप्टर खत्म करते हैं जी, क्योंकि एक्सट्रेडिशन एज फार एज आई नो स्वीडन से एक बार हुआ था हमारे पास, उसके बाद एक्सट्रेडिशन हुए लोगों के, बट अगेन सी एक्सट्रेडिशन इज ए पॉलिटिकल प्रोसेस एंड जुडिशियल प्रोसेस कंबाइंड। कैन किसी कॉमन इंसान पे ईडी कर सकती है, कुछ समन कर सकता है ईडी? सी पहले तो केस होना चाहिए। अगर हम PMLA की बात करें तो पहले तो एक शेड्यूल ऑफेंस होना चाहिए, यानी कोई और एजेंसी उसके किसी क्राइम को इन्वेस्टिगेट कर रही है, बिना उसके कभी बिना उसके PMLA का केस नहीं बनता। और दूसरा, अगर किसी आदमी ने फॉरेक्स की ट्रांजैक्शन नहीं की हो तो फेमा का केस नहीं बनता, तो फिर ईडी नहीं बुला सकते। ओके। तो मतलब ईडी डायरेक्टली किसी कॉमन इंसान पे नहीं जा सकती अंटिल उसके ऊपर किसी और एजेंसी का केस नहीं चल रहा। बिल्कुल। एंड इतना डरते क्यों हैं लोग अभी? ऐसा क्या ईडी के पावर्स क्या क्या है जिसकी वजह से ज़्यादा डर है? 2 पावर हैं ईडी की जो इम्पोर्टेंट हैं। एक तो पावर ऑफ अटैचमेंट। अगर जो किसी ने प्रोसीड्स ऑफ क्राइम कमाया वही चला गया तो फिर बचा क्या उसके पास? क्राइम क्यों किया था उसने? सेकेंडली, इसमें जो अरेस्ट है उसमें बेल मिलना बड़ा डिफिकल्ट है। इसका जो सेक्शन 45 है उसमें 2 ट्विन कंडीशन जिनको बोलते हैं। पहली कंडीशन ये है कि अगर किसी को बेल देनी है या बेल की सुनवाई करनी है तो जज को, पब्लिक प्रोसिक्यूटर को अपॉर्चुनिटी देनी पड़ेगी कि वो क्या कह रहा है सुने। दूसरा है कि कोर्ट तभी बेल देगा जब वो सेटिस्फाई है कि प्राइमा फेसी केस नहीं बनता। तो ये बड़ा डिफिकल्ट है, इसलिए इसमें बेल होनी बड़ी डिफिकल्ट होती है। एंड अधिकतर लोग 2 साल, कई लोग 3 साल जेल में रहते हैं, तो इससे बहुत डरते हैं लोग कि सीधे जेल ही ला देंगे। एंड क्या ईडी किसी को भी अरेस्ट कर सकती है? नहीं, जिसके पास जो मनी लॉन्ड्रिंग में इन्वॉल्व होगा उसी को अरेस्ट कर सकती है। हवाला इतना कॉमन है, लोगों को पता है कहाँ पे होता है, कैसे होता है, क्या होता है। अलग अलग एजेंसीज बनी है जिससे लोग बात करते हैं, बहुत सारे बिजनेसमैन ओपनली बात करते हैं। तो फिर ईडी पकड़ क्यों नहीं लेती? क्यों हवाला रोक नहीं पाते हैं? पहले तो मैं बताता हूँ हवाला होता क्या है। सपोज कर लो आपको दिल्ली से बम्बई पैसे भेजने हैं। एक तरीका कोई आदमी यहाँ से बम्बई लेके जाए, दूसरा तरीका बैंक से भेजे। बैंक से भेजने में जो कट है वो थोड़ा ज़्यादा लगता है। एक तरीका है, थर्ड तरीका जो है, आप किसी के पास गए जो हवाला ऑपरेट करता है और उसको आपने कहा ये पैसे लो और मुझे फलाने आदमी को बम्बई में डिलीवर करना है। वो वहाँ बम्बई में किसी को फ़ोन करेगा और उससे कहेगा भी इतना अमाउंट मेरे पास आ गया है, तुम डिलीवर कर दो। तो हवाला में पैसे नहीं जाते एक जगह से दूसरी जगह,
केवल रेफरेंस जाता है ना। ये हवाला विद इन कंट्री भी हो सकता है, अक्रॉस द कंट्री भी हो सकता है ना। अगर विद इन कंट्री है तो ये हवाला की डेफिनेशन में नहीं आता। ठीक है, ये समझने की जरूरत है। जी, हवाला आता है फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट में। तो अगर दिल्ली से बॉम्बे करा तो ये हवाला नहीं, ये कोई ऑफेंस नहीं है। ये ऑफेंस ही नहीं है ना। ये ऑफेंस इसलिए नहीं है कि ये हवाला जो ट्रांजैक्शंस हैं वो वायलेशन है फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट में। ओके। यानी जब पैसा एक कंट्री से दूसरी कंट्री में इस तरीके से भेजा जा रहा है कि इंडिया से अमेरिका चले गया, इंडिया से यूके, तो अगर दिल्ली से कोई बम्बई भेज रहा है तो ये कोई वायलेशन नहीं है अंडर लॉज। तो फिर ये क्राइम नहीं है? नहीं, ये क्राइम नहीं है। विद इन इंडिया क्राइम नहीं है। क्या बात की, तो ये तो सारे लोग यही करते हैं। ये तो दैट्स व्हाट आई एम सेइंग। जो आपने सवाल पूछा कि लोग बात करते हैं, तो ये समझने की जरूरत है। अगर कोई यहाँ से सपोज कर लो दुबई पैसे भेज रहा है, यहाँ से हवाला के थ्रू सपोज कोई सिंगापुर पैसे भेज रहा है या सिंगापुर से इंडिया भेज रहा है, वो एक्चुअली वायलेशन है। वहाँ पर फॉरेन एक्सचेंज का इशू आता है, वो वायलेशन है। एंड अब तो हवाला की भी जरूरत नहीं है भेजने की। आप ओवर इनवाइस करो, अंडर इनवाइस करो, तो पैसा आपका विदेश पहुंच जाएगा। तो वो भी तरीके हैं लोगों के पास। तो ये कोई क्राइम नहीं है, अंडर ईडी नहीं है कि किसी भी एजेंसी के अंडर? और किसी में नहीं है, और किसी उसमें नहीं है। तो ये जो कहानियां सुनते हैं 10 रुपए का नोट लेके आधा नोट दिखा दो, ये कर दो, ऑल ऑफ दैट, वो क्राइम नहीं है? नहीं, विद इन इंडिया कर, अगर इंडिया से इंडिया भेज रहे हो तो क्राइम नहीं है। तो कोई भी इंसान जैसे दिल्ली से बॉम्बे 5 करोड़ भेजने हो, 10 करोड़ भेजने हो, भेजे और कुछ नहीं होगा उसका? कोई क्राइम नहीं है। बट कौन सा पैसा भेज रहा है? सी, इनकम टैक्स प्ले कर सकती है, इनकम टैक्स का रोल आ सकता है अगर ये पैसे ब्लैक मनी के हैं। ओके। अगर किसी ने अपने बैंक से निकाले और किसी को दिए तब तो वो ऑफेंस भी नहीं बनेगा। तो इसके ऊपर तो कितने सारे लूप होल्स हो सकते हैं कि अगर आपकी कंपनी है और आपने उसमें से कैश दिखाया, निकाला कि आपने 15 लाख रुपए निकाल के रखे फॉर एग्जाम्पल, या 50 लाख रुपए निकाल के रखे, डेफिसिट में रखा है फाइनेंशियल ईयर एंड होने से पहले, और वही 50 लाख घुमा रहे हो, कभी पकड़ा गए तो बोलो कि ये 50 लाख तो कंपनी से निकाले हुए। ये अंगड़िया सुना है नाम आपने? हाँ। जो पैसे एक्चुअली लेके जाते हैं एक जगह से दूसरी जगह, वो यही करते हैं। एक बार बैंक से निकाल लिए पैसे, अगर लोग बताते हैं हमने अंगड़ी को डील नहीं करा कि अगर पकड़े जाए तो कहते जी तो पैसे हमारे बैंक से निकले हुए हैं। तो पॉसिबिलिटी हो सकती है, बट बहुत सारी लूप होल्स भी हैं सिस्टम्स में। ये तो बड़ा लूप होल है। देन टेक्निकली यू आर सेफ्ड। नहीं, पकड़े जाते हैं, इनकम टैक्स पकड़ता है, ऐसा नहीं है। हाँ, तो इनकम टैक्स को आप प्रूफ कर सकते हो ना ये कि सर ये 50 लाख रुपए तो। हाँ, वो देखेगा इनकम टैक्स भी कि आपने कितनी बार घूमे हो, आपने कितनी बार ट्रेवल किया है, बहुत सारी चीजें हैं। ट्रैवल नहीं कर रहे हो आप, सिर्फ ये कर रहे हो इंटरनली ट्रांसफर दूसरी जगह वो हवाला हो गया। मैं अंगड़ियों की बात कर रहा हूँ जो रुपए लेके जाते दूसरी जगह जा रहे हैं। एंड अंगड़िया जब इतना बड़ा टर्म है, इतनी बड़ी एजेंसी है, हर किसी को पता है, वो क्यों नहीं पकड़ाते फिर? नहीं, देखिए बहुत सारे जो ट्रांसफर हैं जरूरी नहीं है कि क्राइम हो। कुछ ट्रांसफर क्राइम हो सकते हैं। क्राइम मीन्स आई एम नॉट से क्राइम, मतलब इनकम टैक्स वायलेशंस हो सकते हैं, तो सर्टेनली इनकम टैक्स एक्शन लेती है। पर और जो आपने बोला ईडी में भी हवाला इस इंडिया से सिंगापुर भेज दिया जी, तो बहुत लोग करते होंगे, तो बहुत एक्शन लेती है ईडी उसमें। अच्छा, तो यू वुड नो, क्योंकि इतना इजीली अगर लोगों को पता है तो फिर हो जाता है। नहीं, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट काफी एक्शन लेती है उसमें, बट स्टिल हो रहा है, बहुत हो रहा है। देखिए सारी एजेंसीज हैं, बहुत सारी जो क्राइम कंट्रोल कर रही हैं, लेकिन क्राइम हो रहा है। सी, दीज आर थिंग्स बेसिकली दे आर कमिंग फ्रॉम द सोशियो इकोनॉमिक फैक्टर्स, दे आर कमिंग फ्रॉम द कल्चर समटाइम्स। अब दुबई से लोग केरला में पैसे भेजते हैं जो वहाँ से काम कर रहे हैं, हवाला के थ्रू भेजते हैं अधिकतर, तो फिर पकड़ाते नहीं है, बहुत से पकड़े जाते हैं। बट आप बड़े बड़े केसेस करते हैं, उसके बाद भी लूप होल्स तो हैं, लोग जो एक्सप्लॉइट करते हैं। व्हाट इज द बिगेस्ट लूप होल जो लोग एक्सप्लॉइट करते हैं आज इंडिया में? लूप होल यही है कि जो लोग भाग गए, क्योंकि इंटरनेशनल कॉपरेशन इज ए प्रॉब्लम। इंटरनेशनल कॉपरेशन में एक चीज तो है कि फॉरेन कंट्री में इन्वेस्टिगेशन करना, वो आप डायरेक्टली नहीं कर सकते।
उस इन्वेस्टिगेशन के लिए आपको लेटर रोगेटरी कोर्ट के थ्रू भेजना होगा, उसको वो कंट्री कैसे डील करती है उस कंट्री पर डिपेंड करता है। फॉर एग्जाम्पल सपोज कर लो प्रोसीड्स ऑफ क्राइम स्विट्जरलैंड गए और जो आदमी ले गया उसने बैंक से कैश निकाल लिया स्विट्जरलैंड से, हाँ, और कैश निकाल के किसी और अकाउंट में जमा कर दिया। अगर हम ये कहते हैं कि भाई इस आदमी ने किस बैंक में कैश अकाउंट जमा किया, तो वहां से कोई जवाब नहीं आएगा। वो कहेंगे हम अकाउंट नंबर बताओ जिसमें जमा किए, वो आपके पास है नहीं। अगर वही चीज इंडिया में की होती तो हम निकाल सकते हैं। तो जो लूप होल आता है वो इंटरनेशनल कॉपरेशन का बहुत ज़्यादा आता है, और हाई प्रोफाइल लोग हैं, भाग जाते हैं कंट्री से। नीरव मोदी केस रजिस्ट्रेशन होने से पहले भाग गया, पता चल जाता है इनको, बैंक से नेगोशिएशन चल रहा होता है। जब बैंक कह देती है नहीं जी आपका तो गड़बड़ है सारा, तो उसके बाद वह कंप्लेंट करेगी, उससे पहले आप भाग गए लोग। तो फिर इनको इंडिया लाना बड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि एक्सट्रेडिशन का एक प्रोसेस है। आप यहाँ से रिक्वेस्ट भेजोगे दूसरी कंट्री को, वो पहले पॉलिटिकली एग्जामिन करेंगे कि भाई इसको हम करें या नहीं करें। दूसरा कॉन्सेप्ट है ड्यूअल क्रिमिनलिटी। वो क्राइम जिसके लिए हम मंगा रहे हैं उसको, वो क्राइम उस कंट्री में भी क्राइम होना चाहिए। अगर उस कंट्री में वो क्राइम की डेफिनेशन में नहीं आता तो एक्सट्रेडिशन नहीं होगा। अगर वो कंट्री एग्री कर जाती है एक्सट्रेडिशन के लिए, देन फिर जुडिशियल प्रोसेस शुरू होता है। वो कोर्ट में ले जाएंगे कि जी हमें इसको एक्सट्रेडाइट करना है इंडिया में, और उसको अपॉर्चुनिटी है डिफेंड करने की। फिर वहाँ के हाईएस्ट कोर्ट तक जाएगा, और हाईएस्ट कोर्ट भी जब कह देता है कि इसको भेजो, उसके बाद भी वो कंट्री हो सकता ना भेजे। बट यूएस कर लेता है इतनी आसानी से हर किसी को एक्सट्रेडिट, वो प्रेशर बना के निकाल लेते हैं लोगों को। हाँ, यूएस प्रेशराइज कर लेता है। हाँ, हम नहीं कर पाते। इज इट लैक ऑफ रिकॉग्निशन ऑफ आवर एजेंसीज? नो, ये नहीं कह सकते। ओके, सी इट इज यू हैव टू वर्क विद इन फ्रेमवर्क ऑफ लॉ। अब जो सुपर पावर है उनकी थोड़ी पावर ज़्यादा हो जाती है लोगों पे, सो दे यूज देयर मसल एंड बी लाइक ये तो हमको चाहिए। बिल्कुल। तो व्हेन यू डील विद सच हाई प्रोफाइल्स और आप जाते होगे, तो ये लोग ब्राइब ऑफर नहीं करते आपको? पीपल नो द रेपुटेशन ऑफ ऑफिसर्स, इवन एट द टॉप लेवल जो 10,000 15,000 करोड़ की केसेस हैं, कितने भी हों, एवरीबडी नोज कौन कैसा है। तो ये हाँ नहीं करते हैं। अगर किसी को पता हो ये ऑनेस्ट ऑफिसर है, उसको कभी अप्रोच नहीं करता कोई। किसी ने आपको अप्रोच किया ब्राइब करने के लिए? मुझे कभी नहीं किया आज तक इन योर केस ना। सो दे डोंट इवन, बिकॉज दे नो। हाँ, एवरी ऑफिसर जिसकी जैसी रेपुटेशन है, अगर रेपुटेशन अच्छी है तो उसको कोई अप्रोच नहीं करता है। इन योर टेन्योर 33,000 से भी ज़्यादा, 33,000 करोड़ से भी ज़्यादा रिकवर हुआ है, ईडी ने रिकवर किया, विच इज़ आज तक की ईडी की हिस्ट्री में 50% से ज़्यादा अमाउंट तो आपकी सिर्फ टेन्योर में ही रिकवर हुआ है, राइट? दैट्स रिमार्केबल। अब वो 33,000 करोड़ अब आपने रिकवर करे, वो पैसे जाते क्या हैं? व्हाट हैपेंस विद दैट मनी? सी, इसका जो है ये प्रॉपर्टी अटैच हो गई। जब केसेस का फाइनल होगा तो प्रॉपर्टी सरकार में वेस्ट हो जाएगी, सेंट्रल गवर्नमेंट में। तो एक इशू आया था कि भाई व्हाट इज द रोल ऑफ विक्टिम। मतलब एक आदमी के पैसे गए, जिसके पास गए उससे अटैच कर लिया ईडी ने। जब कोर्ट का डिसीजन आया ये पैसे चले गए सरकार में, तो विक्टिम को क्या मिला? तो फिर एक अमेंडमेंट किया गया पीएमएलए में, जिसको सेक्शन 8 पार्ट 8 बोलते हैं, कि जब कोर्ट कन्विक्शन करेगा किसी केस में तो जो विक्टिम होगा उसको भी कंपनसेट करेगा। फिर कुछ केसेस आए, जैसे बॉम्बे का था दी इन्वेस्टर्स प्रोटेक्शन एक्ट है वहाँ पर बॉम्बे में ना। इन्वेस्टर्स प्रोटेक्शन एक्ट में, जिसको महाराष्ट्र प्रोटेक्शन ऑफ इन्वेस्टर्स एक्ट बोलते हैं, प्रोविजन है कि ट्रायल के दौरान भी विक्टिम को कंपनसेट किया जा सकता है। अब एक केस ऐसा आया जिसको महाराष्ट्र पुलिस भी इन्वेस्टिगेट कर रही थी, पोंजी स्कीम का, और ईडी भी इन्वेस्टिगेट कर रही थी। अब जो ईडी ने अटैच किए वो वापस नहीं मिल सकते लोगों को, कन्विक्शन पे मिलेंगे। और जो महाराष्ट्र पुलिस ने अटैच किए वो मिल सकते हैं लोगों को।
तो फिर एक और अमेंडमेंट लाया गया, सेक्शन 88 में एक और अमेंडमेंट लाया कि ट्रायल के दौरान भी विक्टिम कंपनसेट हो सकता है। तो ये पैसे या तो सरकार के पास जाएंगे या विक्टिम के पास जाएंगे। तो सरकार जो कलेक्ट करती है रेवेन्यू उसमें ये ऐड होता है। यस। एंड फिर जो सरकार अपनी स्कीम्स में लगाती है वहाँ पे वहाँ पे यूज हो गए, जस्ट लाइक रेवेन्यू जनरेशन। यस। व्हाई डू ऑल ऑफ दीज पीपल, ये लोग सब यूके क्यों जाते हैं? इंडिया सब क्राइम करके भाग के यूके चले जाते हैं। आई थिंक एक्सट्रेडिशन थोड़ा डिफिकल्ट है वहाँ से। क्यों? वहाँ पे क्या ऐसा है? पास्ट हिस्ट्री, एक आध लोग ही वहाँ से शायद एक्सट्रेडाइट हो पाए हैं। बट कुछ तो होगा उधर, क्योंकि सारे इकोनॉमिक ऑफेंडर्स एटलीस्ट जो हाई प्रोफाइल जो ईडी जिसमें इन्वॉल्व है वो सब यूके भाग जाते हैं। अगर आदमी को महसूस होता है ये जगह सेफ है विद द पास्ट एक्सपीरियंसेस ऑफ अदर पीपल, तो लोग वहीं भागते हैं। व्हाट आई, बिकॉज आई वाज ट्राइंग टू फाइंड आउट ऑफ क्यूरियोसिटी कि ये लोग सब यूके इसलिए जाते हैं क्योंकि यूके में ह्यूमन राइट्स के लॉज बहुत स्ट्रांग है एंड यूके एक्स्ट्राडिट नहीं करता अगर वो ये प्रूफ कर दें कि मेरा केस पॉलिटिकल है, प्योरली फेयर ट्रायल नहीं होगा मेरे साथ। जी, दोनों चीज़ प्रूफ नहीं कर पाया ये। उन्होंने ये सारे इश्यूज उठाए थे। हाँ। जेल के अगेंस्ट भी इशू उठाए थे कि जेल इंडिया की कंड्यूसिव नहीं है, वो भी उठाया था। उसका सबका जवाब दिया गया था। उसके बावजूद यूके कोर्ट डिसाइडेड कि यस ही हैज टू बी एक्स्ट्राडिटेड। एंड नीरव मोदी का क्या केस था? उसका भी सेम है। क्या? नीरव मोदी का केस ये था कि उसका पंजाब नेशनल बैंक में अकाउंट था। तो यहाँ से उसने लेटर ऑफ अंडरस्टैंडिंग होती है एक, वो इशू कराई यहाँ बैंक से। एंड इन्हीं का जो बैंक का विदेश में वो है, वहाँ से उसने पैसे लिए उस लेटर ऑफ अंडरस्टैंडिंग से। नाउ ये लेटर ऑफ अंडरस्टैंडिंग जो इशू करी, जो इंटरनेशनली पैसे का ट्रांजैक्शन हुआ, तो उस समय जब हमने चेक किया पंजाब नेशनल बैंक में करीब 30 डाटाबेसेस थे और वो डाटाबेसेस अनकनेक्टेड थे बहुत सारे उसमें। तो एक होता कोर बैंकिंग सिस्टम। कोर बैंकिंग सिस्टम में जो चीज़ आ गई वो ऊपर तक नोटिस में रहती है, सबके नोटिस में रहती है। तो ये जो लेटर ऑफ अंडरस्टैंडिंग यूज़ किया, इसको कोर बैंकिंग सिस्टम में नहीं डाला उस आदमी ने, वो इनसे मिला हुआ था। ओके। और पहले इन्होंने जैसे 4000 करोड़ भिजवाए, फिर उसकी एवरग्रीनिंग कराई। 6000 करोड़ गए, फिर 8000 करोड़ गए, पहले वापस कर दिए, नए ले लिए। तो हुआ क्या कि जो ऑफिसर जिनकी हेल्प कर रहा था वहाँ पे, आई थिंक उसका ट्रांसफ़र हो गया या वो रिटायर हो गया, उसकी जगह नया ऑफिसर आ गया, उसके पास इन्होंने अप्रोच किया। सेम। तो उसने कहा ये तो गलत है, इसमें हम तो करते आए हैं। तो उसने कंप्लेंट कर दी। तो यहाँ से इसका केस शुरू हुआ। Who do you report to? आप किससे बात करते होगे एज एन ईडी चीफ? हमारे जो रेवेन्यू सेक्रेटरी थे। ओके, सो फाइनेंस मिनिस्टर या नहीं, इसे प्राइम मिनिस्टर या कहीं से भी नहीं? रेवेन्यू सेक्रेटरी। आप मिले हो कभी? किससे? प्राइम मिनिस्टर से? मैं सबसे मिला हूँ। ओके, बट नॉट रिलेटेड टू केसेस। व्हाट डू यू लव अबाउट अ प्राइम मिनिस्टर? सी, सबसे बड़ी क्वालिटी है इज अ वेरी गुड लिसनर। एंड यही नहीं है कि मतलब कई आदमी आप बोल रहे होते हैं, लग रहा है सुन रहे हैं, नहीं सुन रहे होते, बट ऐसा नहीं है। इज वेरी अटेंटिव। तो ये क्वालिटी कम लोगों में होती है। और मैंने जो पढ़ा है कि लीडर, किसी भी लीडर की सबसे बड़ी क्वालिटी है इज लिसनिंग कैपेसिटी। तो आई लाइक दैट मोस्ट, कि वो आपसे सुनते हैं। कभी ऑर्डर्स नहीं देते कि अब सुन लिया, कोई ऐसी ऑर्डर लग जाओ काम पे? ऑर्डर यही है कि अपना काम करो, नॉट बियॉन्ड दैट। हैव यू डन इंटरोगेशन योरसेल्फ? मैनी। सबसे ब्रूटल इंटरोगेशन कौन सा किया आपने? बेसिकली द आर्ट ऑफ क्वेश्चनिंग। इंटरोगेशन इज नॉट लाइक कि आप मेंटल प्रेशर कर दोगे और कोई बता देगा आपको। सी, द एक्यूज वांट्स टू कम क्लीन टू यू। दैट्स अ वेरी, you have to understand, and in coming clean to you, अगर आप उसको अपने क्वेश्चंस में ये प्रूव कर देते हो कि वो झूठ बोल रहा है, then you start telling the truth. I'll give you one example. 96-97 में दिल्ली में 42 ब्लास्ट हुए थे। तो my team was investigating that case. तो उसमें एक लड़का पकड़ा था, कामरान। तो initially he confessed 18 blasts. So it was on 11th day of his remand when I was questioning him.
there were piles of paper of call details from India to Pakistan and all that. So I told him, मैंने कि you are telling lie, झूठ बोल रहे हो. कहता जी कैसे? मैंने कि देखिए सारे रिकॉर्ड है, सारा चेक कर लिया, तुम्हारे अलावा पाकिस्तान में अब्दुल करीम टुंडा को और कोई फोन नहीं करता था. तो तुम कुछ ना कुछ झूठ बोल रहे हो, तुम्हें मालूम है बाकी ब्लास्ट किसने किए हैं. तो शक पका गया. कहता सर मेरी किसी मौलवी से बात कराओ. तो वी अरेंज द मीटिंग. उसने क्या सवाल पूछा मौलवी से कि अगर मैं इनको बता देता हूँ मेरे साथी कौन है तो क्या ये कुरान के हिसाब से गलत होगा? तो मौलवी ने उससे कहा जो तुम कर रहे हो यही गलत है. टेररिज्म में आप क्या कर रहे हो? इनोसेंट लोगों को मार रहे हो, ये तो गलत है. देन ही टोल्ड अबाउट अदर पीपल. सारे केस सॉल्व हुए और करीब 22 मॉड्यूल ऑल ओवर इंडिया से पकड़े गए. सो इट इज नॉट ए क्वेश्चन ऑफ, सी interrogation I always feel is an art, and you have to be very patient in interrogation. एक को हम इंटरोगेट कर रहे थे, he was suspected to be close to Dawood. Close to Dawood. And मतलब मैं भी था इंटरोगेशन में, सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसीज के लोग भी थे उसको, एंड वो हमें हाथ नहीं धरने दे रहा था किसी भी चीज पे. मतलब he was saying I don't know Dawood. अच्छा, ओके. देन एक जगह वो ट्रैप हो गया कि ये झूठ बोल रहा है. देन ही कन्फेस्ड एवरीथिंग कि नेपाल जाके दाऊद से जब बात करता तो नेपाल जाता है, नेपाल से फोन करता है. देन ही गेव अस डिस्क्रिप्शन ऑफ हिज हाउस एंड एवरीथिंग, बट इट टुक ऑलमोस्ट 8 hours क्वेश्चनिंग, नॉट सेइंग हिम एनीथिंग एल्स. सी जो बहुत से लोग सोचते हैं ना कि शॉर्टकट मेथड्स अपनाते हैं, they are not good, not useful. शॉर्टकट मतलब मार दिया, टॉर्चर किया, 3rd डिग्री दिया, कोई फायदा नहीं है. बट देते हैं 3rd डिग्री टॉर्चर और ये सब. बहुत से लोग करते होंगे, पकड़े भी जाते हैं, केस भी होते हैं, पुलिस वालों के खिलाफ भी केस होते हैं. बट मेरा एक्सपीरियंस ये है कि अगर आप प्रॉपरली क्वेश्चनिंग करो लोगों की विद योर नॉलेज अबाउट द केस, देन यू कैन क्रैक द पीपल बाई जस्ट क्वेश्चनिंग दैम. क्या डिफरेंस होता है टेररिस्ट इंटरोगेशन में और इसमें? See, in case of the Enforcement Directorate investigation, which is basically investigation of white collar crime, यहाँ पर ट्रांजैक्शंस जो हैं वो बैंकिंग ट्रांजैक्शंस हैं मोस्टली. आपको यही पता करना है कि इस ट्रांजैक्शन का पर्पस क्या था, और वो भी कई बार पता लग जाता है. आप पैसे ले गए, आपने कई चेन से पैसे ले जाके प्रॉपर्टी खरीद ली, तो यू नो इसने प्रॉपर्टी खरीदी है. तो इट इज ईजियर टू इंटरोगेट ऑन दोज लाइन्स. जब आप टेररिस्ट केसेस को करते हो, एक तो बहुत से जो टेररिस्ट होते हैं दे आर आइडियोलॉजिकल वेरी स्ट्रॉन्ग. एक टेररिस्ट एक्सीडेंट हुआ था और शायद बेंगलोर पुलिस ले जानी थी, इन बिटवीन दिल्ली पुलिस में इंटरोगेट कर रहा था. मैं भी उसको क्वेश्चन पूछ रहा था. तो मैं उसकी ट्रेनिंग की बात कर रहा था, किस किस तरह की ट्रेनिंग उन्होंने की है. तो उनको एक ट्रेनिंग होती है, फाइनल ट्रेनिंग, हाउ टू परसुएड अदर्स. टेररिस्ट की फाइनल ट्रेनिंग होती है. हाँ. तो मैंने कहा कि क्या फ़ायदा इसका? कहता सर मैं आपको, मुझे टाइम दो आधे घंटे का, मैं आपको अपनी आइडियोलॉजी में विश्वास दिलाने लगूंगा. तो सुना आपने फिर उसको कि बोले सुना आधा घंटा? सुनने की तुक नहीं थी, बट सी हिज कॉन्फिडेंस. सेकेंडली, समटाइम्स दे डोंट टेल यू एनीथिंग, बट देन यू हैव टू क्वेश्चन देम कि भाई आप उस दिन यहाँ गए थे, ये एविडेंस है. तो बस एविडेंस बेस्ड टेक्निक. कलेक्शन ऑफ एविडेंस इज बिकम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एंड वो कलेक्शन ऑफ एविडेंस आपको बहुत छोटे पीसीज में मिलेंगे कहीं कहीं. उनको कैसे आप उसको कन्फ्रंट करोगे, किस सीक्वेंस से कन्फ्रंट करोगे, दैट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट. कोई आपको पता हो कि गिल्टी है और फिर भी उसको छोड़ना पड़ा क्योंकि लैक ऑफ एविडेंस,
सी लैक ऑफ एविडेंस तो कोर्ट में होता है। हाँ, बट आपको केस छूट गया या एंड में उसको सी कोर्ट से हो सकता है, छोड़ दिया कोर्ट ने, आपने केस बनाया पूरा एंड यू न्यू कि किया है उसने। पॉसिबिलिटी है, आई कांट से, बिकॉज कन्विक्शन रेट कितनी है, 39% और समथिंग कन्विक्शन रेट है, तो कुछ लोग तो छूटते ही हैं। जैसे कभी गुस्सा है, बुरा लगा कि यार ये तो मुझे पता है कि क्रिमिनल है और निकल गया। देखिए सिस्टम है, वो यहाँ नहीं पकड़ा जाएगा, दूसरे केस में पकड़ा जाएगा। क्रिमिनल है तो क्राइम करेगा ही, क्रिमिनल करेगा, कहीं और करेगा, कहीं और पकड़ा जाएगा। बहुत सारी चीजें होती हैं सिस्टम में जो है। तो ऐसे नहीं होता कि एक बार क्राइम किया और फिर वो नहीं करेगा वापस कभी? नहीं, बहुत से लोग हैं, कुछ ऐसे होते हैं कि क्राइम ऑफ पैशन जिनको हम बोल सकते हैं, गुस्से में कर दिया, किसी वजह से कर दिया, तो वो क्रिमिनल नहीं बनेंगे। एक जो है दिनेश ठाकुर था किडनैपर, दिल्ली के बिजनेसमैन को एक्सटॉर्शन पैसे मांग रहा था। हाँ। मैं उस समय डीसीपी था नॉर्थ वेस्ट का। ओके। तो वी सेड कि भाई तुम उसको बुला लो पैसे देने के लिए। तो उनका टाइप हुआ अशोक विहार में, मार्केट में। उस मार्केट के बराबर में मेरा ऑफिस था। तो जब उसको पकड़ने की कोशिश की तो फायरिंग हो गई पुलिस और उसके बीच में। तो मैं ऑफिस में बैठा था, मैं निकल के मार्केट में पहुंच गया when the firing was going on. Okay. तो सब मार्केट पीपल पॉइंटेड मी ऑन समथिंग। तो मैंने देखा एक आदमी भाग रहा था, तो आई चेज्ड हिम। फिर आगे जाके एक सिपाही एक गाड़ी ले आया, तो हमने गाड़ी से उसका पीछा किया, बट वो गलियों में घुस गया। फिर गलियों में पीछा किया, उसको पकड़ लिया। पकड़ते ही उसने एक कार्ड निकाला कि मैं जर्नलिस्ट हूँ। यार एनीवे जब उसकी तलाशी ली, रिवॉल्वर निकली उसके पास से। उसको ले आया थाने में, वो बंद हुआ आर्म्स एक्ट केस में। उसका नाम था आफ्ताब अंसारी। ये जेल से छूटने के बाद जेल में ये मिला कुछ, एक टेररिस्ट से मिला और एक वांटिंग टू बी टेररिस्ट से मिला। ओके। एंड निकलने के बाद इसने जो वांटिंग टू बी टेररिस्ट है उसके साथ मिलके गैंग बनाया, किडनैपिंग फॉर रैंसम की, एंड फिर टेररिज्म में पार्टिसिपेट किया। इंडियन मुजाहिदीन इन लोगों ने बनाई थी, जो बाद में बाटला हाउस में एनकाउंटर हुआ जिससे। और ये आफ्ताब अंसारी जो था, क्रिमिनल से टेररिज्म में टर्न कर गया। जो अमेरिकन सेंटर पर अटैक हुआ था, इंडियन मुजाहिदीन नहीं कराया था, उसमें आफ्ताब अंसारी पकड़ा गया, दोबारा एक्स्ट्राडाइट हुआ था सऊदी अरेबिया से। एंड अब उसको फांसी की सजा सुनाई गई है कलकत्ता में। तो देयर इज इमेंस पॉसिबिलिटी कि कौन आदमी क्या करने लगे। यू मेंशन्ड बाटला हाउस, जी, क्या है वो केस इतना ज़्यादा उसके में आज तक बातें चलती? सी हुआ क्या था कि एक ऑर्गेनाइजेशन बनी थी इंडियन मुजाहिदीन, टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन। तो सबसे पहले इन्होंने ईमेल किया जब उत्तर प्रदेश में कोर्ट्स में ब्लास्ट हुए। जैसी ब्लास्ट हो रहे थे उसी समय ईमेल किया, अपनी ऑर्गेनाइजेशन का नाम बताया, इंडियन मुजाहिदीन है, और हमारे इसी समय कोर्ट्स में ब्लास्ट हो रहे हैं, हम कर रहे हैं। और बेसिकली अगर किसी में हिम्मत होता मैं पकड़ के दिखाया। दिस इज द फर्स्ट टाइम, बट इससे पहले इन्होंने ब्लास्ट किए। सबसे पहला इन्होंने किया आई थिंक 2004 में या 5 में बनारस में, जो वहाँ का हनुमान जी का टेम्पल है, उसमें ब्लास्ट किया इन्होंने। फिर डिफरेंट प्लेसेस पे किए। फिर इन्होंने बेंगलोर में भी किए ब्लास्ट। जयपुर में जब ब्लास्ट किया इन्होंने, तो इन्होंने फिर एक ईमेल की ब्लास्ट के अगले दिन, उसमें क्लिप लगाई। क्लिप में वो साइकिल थी जिस पे बम रखा हुआ था एक्सप्लोजन होने से पहले। उसमें फिर वही कि भाई हमने किए हैं ब्लास्ट एंड आपको कोई क्लू नहीं लगेगा हमारा। तो उन्होंने गुजरात में ब्लास्ट किए। गुजरात में 2 जगह लगाए थे, अहमदाबाद में और सूरत में। सूरत में वो बम फटे नहीं। उसका रीज़न बेसिकली ये था कि प्रिंटेड सर्किट बोर्ड जो था उसमें कैपेसिटर लगाना रह गया था। ओके। तो फॉर्चुनेटली अराउंड 29 बम प्लांट किए थे सूरत में, वो नहीं फटे। अहमदाबाद में वो फटे थे जो हैं।
अहमदाबाद पुलिस ने कुछ लोगों को पकड़ा जो सिमी के लोग थे, लेकिन ये लॉजिस्टिक सप्लायर थे। इंडियन मुजाहिदीन के लोग कौन थे इनको भी नहीं पता था, जिन्होंने लॉजिस्टिक दिया। तो इन्होंने ये बताया कि वो लोग 4 फोनों का यूज़ करते थे, लेकिन वो आपस में फ़ोन करते थे। फ़ोन नंबर भी गुजरात पुलिस को मिल गए। गुजरात पुलिस ने सबके साथ वो नंबर शेयर किए, हमारे साथ भी शेयर किए, बॉम्बे पुलिस के साथ भी शेयर किए, आईबी के साथ भी शेयर किए। जब गुजरात पुलिस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो उसके बाद फिर उन्होंने एक ईमेल किया कि भाई आपने गलत लोग पकड़ लिए, आपके बस की नहीं हमें पकड़ना। एंड इंटेलिजेंस ब्यूरो को कहा ये तो इग्नोरेंस ब्यूरो है, जो भी बोल सकते थे पुलिस के बारे में नेगेटिव, दे कमेंटेड ऑन दैट। अब वो 4 फोन जो थे उसका एवरीबडी वाज एनालाइजिंग। तो उसमें क्या हुआ, इनमें से एक फोन दिल्ली में भी आया था, बाटला उस एरिया में वो रुका था कुछ दिन बीच में। और इनमें से एक फोन पे बम्बई से कॉल आई थी 1 सेकंड की। 1 सेकंड की ना, 1 सेकंड की कॉल का मतलब क्या है कि अगर आपके पास कॉल आए और आप अपना फोन कट कर दो, उस कॉल को रिसीव ना करो। एक तो हो गया कि बिल्कुल रिसीव ना करो तो मिस्ड कॉल में आ जाएगा, अगर आप कट कर दो तो 1 सेकंड की कॉल रिकॉर्ड होती है। ओके। तो एवरीबडी मोस्टली इग्नोर दैट। तो हमारे जो इंस्पेक्टर मोहन चंद शर्मा था जो इसको इन्वेस्टिगेट कर रहा था, ही डिड नॉट इग्नोर इट। उसने देखा कि ये आदमी कौन था जिसने कॉल की है, तो ये देखा कि आदमी बम्बई से कॉल हुई थी, गुजरात नहीं गया था, ये लखनऊ का रहने वाला था। फिर इसने देखा कि भी इसने कहीं दिल्ली में तो किससे कॉल नहीं करता है, तो दिल्ली में एक नंबर को इसने कॉल किया था, तो उस नंबर पे इसने काम करना शुरू कर दिया। और इसकी कॉल दोबारा एनालाइज की गई कि क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता। उसमें कुछ सस्पिशन लगा हमें इस तरह का कि एक कॉल थी जो वैसे तो बड़ी इनोसेंट कॉल लगती है कि मैं यहाँ पर कहीं ऑटो खड़ी करने की जगह नहीं है। ये कॉल पहले थी, 13 सितंबर से पहले की थी। तो फिर कैसे होगा, नहीं मैं कर लूँगा। इट इज़ ए इनोसेंट कॉल। बट दोबारा जब इसको एनालाइज किया तो पता लगा जिसने कहा था कि यहाँ ऑटो खड़ी करने की जगह नहीं, वो उसकी लोकेशन करोल बाग थी उस समय, और करोल बाग में ऑटो में ब्लास्ट हुआ था। फिर इनके नंबर्स हमने चेक करने शुरू करे कि भाई ये ब्लास्ट जब हुए गुजरात में, जयपुर में, दिल्ली में, तो ये नंबर कहाँ थे, ये पर्टिकुलर नंबर और इसके कनेक्टेड नंबर। तो पता लगा ये उस समय फ़ोन बंद थे। जयपुर में ब्लास्ट हुआ तो फ़ोन बंद थे, अहमदाबाद में ब्लास्ट हुआ तो फ़ोन बंद थे, दिल्ली में ब्लास्ट हुए तो फ़ोन बंद थे। डाउट बढ़ा बेसिकली। मीनवाइल 18 सितंबर को एक इंफॉर्मेशन आई थ्रू इंटेलिजेंस ब्यूरो। हुआ क्या कि इन टेररिस्ट ने 4 कार यूज़ की थी। 2 कार अहमदाबाद में हॉस्पिटल में लगाई थी, 2 कार सूरत में हॉस्पिटल में लगाई थी बम के साथ। उनका पर्पज़ ये था जब इंजर्ड हॉस्पिटल में आए, उनके फैमिली मेम्बर्स हॉस्पिटल में आए, तो इन कार में ब्लास्ट हो जाए ताकि और लोग इंजर्ड हो। तो ये कार जो है एक चोर ने सप्लाई की थी, जिसको बम्बई पुलिस ने पकड़ लिया। तो वो उसने बताया कि कहाँ सप्लाई की थी, अहमदाबाद में वो जगह दिखाना है कि कहाँ सप्लाई की थी। तो उसने बताया कि मुझे इतना पता है कि जो लोग बम जिन्होंने लगाए थे वो उसी दिन, जिस दिन 26 जुलाई को 2008 को अहमदाबाद में ब्लास्ट हुए थे, उसी दिन वो राजधानी से दिल्ली ट्रेन में दिल्ली के लिए रवाना हुए थे। 13 लोग थे। नाउ दिस वाज द इंफॉर्मेशन जो आईबी ने दी। तो हमने ये सोचा कि इंस्टेड ऑफ चेकिंग कि वहाँ से कितने रिजर्वेशन हुए, कितने लोग चढ़े ऑन दैट डे, हमने कहा कि ये देखते हैं दिल्ली से कितने लोगों के रिटर्न रिजर्वेशन हुए हैं। तो हमें मिल गया कि 13 लोगों के रिटर्न रिजर्वेशन हुए थे दिल्ली से, लेकिन वो 13 के 13 एड्रेसेस फाल्स थे। तो एक डाउट और उसमें बढ़ गया। तो जब ये इन्वेस्टिगेशन हम कर रहे थे उसी दिन 18 सितंबर को, तो मैंने मोहन चंद से पूछा, मैंने कि ये देखो जो हमारा सस्पेक्टेड नंबर है दिल्ली वाला, ये क्या जब ये ट्रेन का रिजर्वेशन हुआ ये वहाँ था क्या रेलवे स्टेशन पे? तो निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन से रिजर्वेशन हुआ था, तो देखा इसकी पोजीशन वहाँ आ रही थी। दैट गिव्स मोर इंडिकेशन। फिर एक और इनकी कॉल हमने पुरानी देखी जिसमें वो लखनऊ से कोई सामान मंगवा रहा है ये,
और बड़ी अजीब थी। वो कह रहा था किस चीज़ से लाऊं, ट्रेन से नहीं, ट्रेन से मत लाना, वोल्वो में बैठ के लाना। फिर सारी रात फ़ोन कर रहा है उसको कि भाई सामान ठीक ठाक है, सामान ठीक ठाक है। तो एक डाउट बढ़ गया, बट इट वॉज ए डाउट स्टिल। तो फिर ये डिसाइड हुआ कि लोकेशन हमने सर्च कर ली है, किस जगह है, L18 बाटला हाउस है, उसमें 4th फ्लोर पे इस घर में थे ये। तो डिसाइड हुआ कि वहाँ सर्च की जाए। रात को डिबेट भी हुई कि भी रात को करना चाहिए, तो उस समय रमज़ान का महीना था, तो ये डिसाइड हुआ कि दिन के टाइम में सर्च करेंगे। लेकिन ये भी था कि इतना कंजेस्टेड एरिया है बाटला हाउस, अगर आप गए वहाँ पर इन अ पुलिस यूनिफॉर्म या बुलेट प्रूफ जैकेट पहन के, अगर वो वहाँ नहीं हुए तो फिर आएंगे नहीं दोबारा, बिकॉज पीपल विल नो कि भाई इस घर में पुलिस चेक कर रही थी, पता चल जाएगा। तो 2 टीम बनाई गई, एक को मोहनचंद शर्मा लीड कर रहे थे, एक को ACP संजीव यादव लीड कर रहे थे। तो मोहनचंद शर्मा जब वहाँ एंटर हुए, वहाँ इनसे टेररिस्ट से फायरिंग हुई, उस पर मोहनचंद शर्मा को गोली लगी, 2 टेररिस्ट भी वहाँ मारे गए मौके पे, एक पकड़ा गया। एंड मोहनचंद शर्मा की डेथ बाद में हो गई। एक हमारा हेड कांस्टेबल था खड़क सिंह, उसके भी फ्रैक्चर हुआ बुलेट से। तो दिस वाज द बेसिक इंसिडेंट। और इसके बाद जो उनके लैपटॉप से इंफॉर्मेशन मिली, लैपटॉप से पूरे रिकॉर्ड मिले कि जैसे गुजरात में जो बॉम्ब ब्लास्ट किए थे, उन बॉम्ब्स को उन्होंने ब्लास्ट करने से पहले एक पैटर्न में लगाया IM करके, और पीछे एक पर्दा लगाया हुआ था, उसमें गुजराती में लिखा था इंडियन मुजाहिदीन अहमदाबाद। उसका वीडियो बनाया हुआ था। कार में जो फटने से पहले कार में जो बम थे उनकी फ़ोटो थी, वीडियो थी। बहुत सारे मोटिवेशनल सॉन्ग्स थे टू कन्वर्ट पीपल इनटू टेररिज्म। बहुत सारी डिफरेंट कंट्रीज़ की क्लिप्स थी टू इंडिकेट कि भाई वो कहता था कि मुस्लिम पर अत्याचार हो रहे हैं जगह जगह, हमें फ़ाइट करना चाहिए। तो मोटिवेशनल काफ़ी मटेरियल उनसे मिला। इनकी इन्फॉर्मेशन के बाद जो मिली तो काफ़ी लोग पकड़े गए। ऑलमोस्ट इंडियन मुजाहिदीन उसके बाद 2-3 महीने में टोटल ही ख़त्म हो गया। बट उसमें कंट्रोवर्सी एक कुछ लोगों ने क्रिएट की। आई वुड से कुछ पॉलिटिशियन थे उसमें और कुछ मीडिया के लोग भी थे। And they were supporting this. They were creating controversy कि false encounter है, झूठा encounter है, मुस्लिम्स को टारगेट कर रहे हैं, इस तरह की जो है। एंड क्यों कर रही थी आपको लगता है मीडिया और ये पॉलिटिशियंस? पॉलिटिक्स तो जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है, 4 स्टेट में इलेक्शन आ रहे थे। दिस वाज इन सितंबर, और नवंबर दिसंबर में 4 स्टेट्स में इलेक्शंस थे। एंड 2009 के शुरू में पार्लियामेंट्री इलेक्शन भी थे। तो सम पीपल वर प्लेइंग वोट बैंक पॉलिटिक्स कि ये हमारे वोट्स हैं, ये वोट्स हैं, कम्युनिटी, रिलीजन इधर टारगेट करा जा रहा है। बट मीडिया, व्हाई वर दे प्लेइंग रोल? बिकॉज व्हेन पॉलिटिशियंस स्टार्ट प्लेइंग, फिर वो स्टोरी शुरू हो जाती हैं। बड़ी अजीब अजीब स्टोरीज आई थी। क्या स्टोरी आई कि मोहनचंद शर्मा को क्लोज रेंज से गोली लगी है, उसके साथियों ने मार दी है, इस तरह की स्टोरी प्लांट करी गई। एक ये जो थे इनोसेंट लड़के थे, इन्होंने तो गोली नहीं चलाई। तो एक होता है डर्मल नाइट्रेट टेस्ट। अगर कोई आदमी फायरिंग करता है तो उसके हैंड्स पे बारूद जम जाता है। तो जब ये जो 2 टेररिस्ट मरे थे मौके पे, उनको एम्स में पोस्टमार्टम के ले जाया गया। तो एम्स के डॉक्टरों ने उसका हैंड वॉश लिया, CFSL को भेजा, वहाँ से कंफर्म हुआ कि इनके हेड पे वो पॉजिटिव आया है डर्मल नाइट्रेट टेस्ट। फिर इनके पास से जो वेपन मिले थे और जो गोलियां वहाँ मिली थी वो मैच कर गई। फिर एक एलिगेशन था कि वो क्लोज रेंज का जो वो भी पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में आ गया। कहते हैं जी पीछे से गोली मारी है, वो सामने से गोली लगी थी, क्लोज रेंज से नहीं लगी थी। तो वो एविडेंसेस आए। फिर 2 आदमी वहाँ से मौके से भाग गए थे। कैसे भाग सकते हैं? पॉसिबल ही नहीं है। अल्टीमेटली वो 2 आदमी भी पकड़े गए। ओके।
दोनों को सजा हुई, लोअर कोर्ट ने दोनों को, एक को फांसी की सजा सुनाई है और एक को उम्र कैद की। वो अभी हाई कोर्ट में पेंडिंग है उनकी अपील जो है। तो सारी चीज़ जो है फिर NHRC ने इंक्वायरी की। NHRC ने कहा एनकाउंटर इज जेन्युइन, उन्होंने पूरा डिटेल में किया। फिर भी कुछ लोग हाई कोर्ट गए, सुप्रीम कोर्ट गए, और जब वहाँ से सब खारिज हो गया तो फिर लोगों को थोड़े चुप हुए। फिर भी जब भी कभी इलेक्शन आते हैं तो कोई ना कोई बोलता है। बट बड़ा स्ट्रेंज था, जैसे अमर सिंह थे, वो बाटला हाउस के एरिया में जाके बोल रहे हैं, और कमेंट जो उन्होंने किया कि मोहन चंद शर्मा यहाँ क्या मरने आया था, इस तरह का कमेंट किया, तो लुक्स मतलब यू फील सो बैड अबाउट सच ए कमेंट। ममता बनर्जी वो भी बाटला हाउस में आके बोल रही थी। समटाइम्स आई फील कि एक नेशनल पॉलिसी होनी चाहिए ऑन टेररिज्म, कि अगर आप इस तरह के कमेंट करते हैं और आपके पास एविडेंस नहीं है तो आपको भी केस होना चाहिए आपके खिलाफ, टेररिज्म फॉर श्योर। क्योंकि उस समय मेरे ऑफिसर्स आए एक बार मेरे पास एंड दे वर वेरी इमोशनल। कहते हैं सर हम तो देश के लिए काम कर रहे हैं, हमने तो टेररिस्ट को पकड़ा है, तो क्या उसके लिए हमें फांसी पे लटकाएंगे? तो देन आई टोल्ड देम, मैंने कि यू डोंट वरी, हमने सही काम किया है और हमारे पास एविडेंसेस हैं, हम प्रूव करेंगे हम सही थे। तो बट सर्टेनली डीमोरलाइजेशन कहीं ना कहीं आता है। उनको लगता होगा कि अब क्यों कर रहे हैं, हम इतनी जान पे खतरा डाल के ऐसी चीज़ कर रहे हैं और फिर बदले में हमें मिल के आ रहा है। सर्टेनली डीमोरलाइजेशन होता है, इससे सिस्टम को भी लगता है क्या हो रहा है, क्या रिजल्ट निकलेगा। तो सारे जो मनी लॉन्ड्रर्स होते हैं उनके लिए सबसे बेस्ट कंट्री कौन सी होती है? जिस कंट्री में मनी लॉन्ड्रिंग लॉज रिलैक्स होंगे। कौन सी कंट्रीज होंगी? अब ये जो हेवंस है, जिनको टैक्स हेवंस बोलते हैं, दे आर द बेस्ट। जैसे टैक्स हेवंस है, हवाई है, मतलब उस समय तो मुझे सारे नाम भी याद नहीं है, बट ये करेबियन आइलैंड्स और कैक्कीमैन आइलैंड, वहाँ टैक्सेस कम हैं, तो आप पैसे वहाँ ले जाओ, टैक्स कम लगेगा, फिर कहीं और ले जाओ। तो बहुत सी इवन दी जो एक्चुअल कंपनी है वो भी क्या करती हैं कि अपना प्रॉफिट शेयर इस तरह से डिवाइड करती कि टैक्स हेवन में ज़्यादा प्रॉफिट हो आपको, ताकि आपका ओवरऑल टैक्सेशन कम हो जाए। ट्रू। तो अभी मिनिमम टैक्स का भी कॉन्सेप्ट लाई है ये जो G7 है, कि मिनिमम टैक्स तो लगाना ही पड़ेगा चाहे टैक्स हेवन हो, कहीं भी कर लो, कहीं भी कर लो। तो देखिए क्या होता है। ईडी चीफ की सैलरी कितनी होती है? जितनी गवर्नमेंट सर्वेंट की होती है। कितनी होती है आपके टाइम पे? कितनी? करीब 2.5 लाख के करीब टोटल। और क्या पर्क्स होते हैं? सेम पर्क्स हैं, आपको कार होगी आपके पास, घर सरकारी है, बस। और कुछ मिलता नहीं? सिक्योरिटी डिपेंड करता है, सिक्योरिटी परसेप्शन क्या है, थ्रेट परसेप्शन क्या है आपका। अच्छा, ऐसे कंपलसरी नहीं है। और उसके बाद फोन, पेट्रोल, एजुकेशन, इन सब में कुछ मिलता है? नहीं, एजुकेशन में फॉर किड्स एंड एवरीथिंग। वो तो सरकार जैसी, जब तक ये ईडी डायरेक्टर बनते हैं ना तब तक बच्चे पढ़ चुके होते हैं। एंड रिटायरमेंट के बाद क्या प्लान होते हैं? वो डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन। कुछ लोग रेस्ट करना चाहते हैं। नहीं, सरकार की तरफ से क्या मिलता है उसके बाद? सैलरी मिलती है, पेंशन मिलती है, घर देती है सरकार? नहीं, फॉरएवर नहीं। जो वो गया तो गया, अब घर यस आप देख लो अपने हिसाब से। राइट। एंड 2.5 लाख इज द बेस सैलरी जो देखो। हाँ, मतलब इससे बेसिक तो ऐसा नहीं होता बेस सैलरी। बेस सैलरी तो इससे कम होती है। ये तो मैं कह रहा हूँ टोटल इतना मिलता है। अच्छा, टोटल। एंड देन जब आप एक बार रिटायर हो गए उसके बाद पेंशन आती है लाइफ टाइम की? नहीं। हाँ, अभी तो लाइफ टाइम पेंशन है, बट आई थिंक 2006 या 7 के बाद जो सर्विस में आए हैं उनके लिए पेंशन स्कीम डिफरेंट टाइप की है। पेंशन जो सैलरी होती है उतनी होती है कि उसकी हाफ हो जाती है? हाफ हो जाती है उसकी। एंड दैट स्टेज फॉर एवर। अगर आप अपना पर्सनल कुछ उसके बाद काम करना चाहते हो, कहीं जॉब करते हो, फिर भी रहती है वो? अगर सरकारी जॉब करते हो तो शायद वो कंपनसेट हो जाती है कि जितना अगर वहाँ आपको 2 मिलना है और आपको सपोज 1.5 की पेंशन मिल रही है तो 50,000 तो वो एडिशनल मिल जाएगा आपको। ओके। और अगर प्राइवेट करते हो तो उस पर रेस्ट्रिक्शन है,
1 या 2 साल की रेस्ट्रिक्शन है प्राइवेट करने के लिए। अगर उस दौरान करना है तो आपको गवर्नमेंट से परमिशन लेनी पड़ेगी कोई भी काम, और उसके बाद करना है तो यू कैन डू। एंड स्विस अकाउंट का क्या, स्विस अकाउंट का लॉजिक क्या है? देखो, स्विस अकाउंट का लॉजिक था उनके सीक्रेसी लॉज, बैंक सीक्रेसी लॉज, कि दे विल नॉट डिस्क्लोज टू एनीबडी, बट स्लोली नाउ दे आर डिस्क्लोजिंग। अब नहीं शुरू हो गया है, अब इतना अपनी सीक्रेसी अब नहीं है जो पहले थी। तो पहले यहाँ से पैसे अगर किसी तरह स्विट्जरलैंड ले जाओ और वहाँ के बैंक में डाल दिए तो फिर किसी को नहीं पता चलेगा कि आपने कितने पैसे डाले और किसने डाले। हाँ, नहीं पता लगेगा। और वहाँ वैसे भी वहाँ नाम से नहीं होता था, अकाउंट से होता था। एक कोड से आपका अकाउंट बन गया। और एक और बड़ी इंटरेस्टिंग बात करते हैं कि अगर आदमी मर गया तो उसके पैसे भी गए स्विस अकाउंट में गए, खत्म हो गया, अब कौन लाएगा उसको। एक आदमी था हसन अली, वेदर ही वाज द बिगेस्ट कॉनमैन और बिगेस्ट द बिजनेसमैन, मतलब डिफिकल्ट टू से। कौन था, क्या था ये? उसके बारे में ये एलिगेशंस थी कि स्विस बैंक में उसके काफ़ी पैसे हैं। उस समय हमने हिसाब लगाते जब मैं ईडी में था, कन्वर्जन करके करीब 48,000 करोड़ बनते थे इंडियन। SIT जो बनी थी, दी स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम ऑन ब्लैक मनी, उसी के केस पे बनी थी। लेकिन उसका मॉडस ऑपरेंडी बड़ा अजीब था। क्या? लोगों को कहता था कि मेरे स्विस बैंक में पैसे हैं, निकल नहीं रहे हैं, एंड लोगों से उसने उस हिसाब से भी बहुत पैसे लिए कि मुझे डायमंड दे दो, ये दे दो, मैं पैसे दे दूंगा, स्विस बैंक में मेरा अकाउंट है, इतने पैसे हैं। एंड इवन ही वहाँ पर एक वो आई थिंक होटल खरीदना चाह रहा था स्विट्जरलैंड में, और उसने बैंक में मीटिंग कराई थी स्विस बैंक में, और बैंक वालों ने कहा कि इसके पास सफिशिएंट मनी है इसको खरीदने की। उसके पैसे ट्रेस नहीं हो पाए, है भी नहीं थे, मतलब किसी को नहीं पता। ही रिमेन्स ए मिस्ट्री। विच एरिया, विच सिटी? ही वाज इन पूना में। उसका पहले घोड़े भी थे उसके पास कुछ। पुणे के हसन अली 48,000 करोड़ स्विट्जरलैंड में, किसी को नहीं पता है कि नहीं है कि नहीं है, मतलब। बट और होटल खरीद लिया? मैं नहीं खरीदा। मैनी पीपल बिलीव्ड है, मैनी पीपल डिड नॉट बिलीव। ईडी की रेड्स कैसे होती है? इसका सर्च ऑपरेशन है बेसिकली, जो सेक्शन 17 है PMLA का, उसमें होती है। सबसे पहले तो डिप्टी डायरेक्टर लेवल का है, उससे अबव वो एग्जामिन करता फाइल को, और फिर वो एक लिखता है रीजन टू बिलीव, कि मेरा रीजन टू बिलीव है कि इस जगह पे PMLA के एविडेंस होने के पॉसिबिलिटीज हैं, एंड फिर वो सर्च वारंट इशू करता है। ओके। देन इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर खुद या दूसरी टीम के थ्रू उस जगह सर्च करता है। सर्च करने का प्रोसीजर है वो CRPC में दिया हुआ है, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में। अब जो BNSS बना है उसमें दिया हुआ है कि किस तरह से सर्च प्रोसेस करना है। आप जनरली क्या होता है, अभी तो सेंट्रल एजेंसीज क्या करती हैं कि दूसरे डिपार्टमेंट से विटनेस ले जाती हैं, 2 मौके से भी विटनेस ले सकते हैं मोहल्ले पड़ोस के, और फिर वहाँ सर्च करते हैं। अगर कोई डॉक्यूमेंट मिलता है उसको सीज करते हैं। कोई प्रॉपर्टी मिलती है जिस पर आपको डाउट है कि ये मनी लॉन्ड्रिंग में इन्वॉल्व हो सकती है तो उसको सीज करते हैं। कोई अकाउंट आपको वहाँ नज़र आता है कि भाई इस अकाउंट में पैसे रखे हुए हैं इन्होंने प्रोसीड्स ऑफ क्राइम के, तो उस अकाउंट को फ्रीज कर देते हैं। सो दैट इज़ अ प्रोसेस ऑफ सर्च। फिर एक सर्च मीमो बनता है। फ़ोन्स अलाउड नहीं होती, सब कन्फेस्टिकेट कर लेते हो जाते से? फ़ोन की डिपेंड करता है कि फ़ोन को कन्फिस्केट कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते। अगर फ़ोन को सपोज कर लो एनालिसिस करना है। बट ड्यूरिंग द टाइम ऑफ रेड क्या फ़ोन लगा सकते हैं लोग जो अंदर होते हैं? कुछ लोग लगाते हैं। अलाउ करती है ईडी? डिपेंड करता है सर्च टू सर्च। ओके। और आना जाना बाहर ये सब? वो जनरली अलाउ नहीं करते। जो बाहर है वो बाहर ही, जो अंदर है जनरली, मतलब बट अलाउ कर सकते हैं। ओके। सर्च लेके, तलाशी लेके कि सामान तो नहीं ले जा रहा कोई बाहर। किसी के घर में अगर आपने रेड मारी एज ईडी, देन क्या उसमें घर वालों को अलाउ करते हैं फ़ोन लगाना? इज इट लीगल टू कॉल? मतलब कोई मना नहीं है। बट अगर ईडी ऑफिसर ने बोला कि फ़ोन नहीं लगाना, तो इज इट अलाउड और नो?
सी जनरली अगर कोई प्रेशर करने के लिए फ़ोन लगा रहा तो नहीं करना चाहिए, लेकिन सपोज अपने एडवोकेट को कम्युनिकेट करने के लिए लगा रहा तो वो अलाउ करते हैं. परफेक्ट. Thank you so much, sir. Okay. Thank you. I know you have to go and there's a meeting, but thank you so much for giving time, sir. Pleasure. नहीं, you are most welcome. नहीं, वेलकम. जनरली मैं इंटरोगेट किया ड्रेडेड क्रिमिनल्स को. ड्रेडेड क्रिमिनल? हाँ, मतलब जिससे लोग डरते हैं ऐसे को मैं जरूर इंटरोगेट करता था. मुझे बताओ कोई जो बहुत टेररिस्ट को मैंने सबको किया जितना कोई पकड़ा है. तो ड्रेडेड क्रिमिनल जो मतलब सबसे डरपोक होते हैं. सबसे डरपोक होते हैं. क्यों? वो सब कुछ बता देते हैं सर छोड़ दो. थैंक यू सो मच ये एपिसोड एंड तक देखने के लिए. अब आपको 3 चीज़ें करनी है. सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि जितना आप सब्सक्राइब करोगे उतने ही बेहतर और वैल्यूएबल गेस्ट हम ला पाएंगे आपके लिए. नंबर 2, मुझे कॉमेंट्स में बताओ इस एपिसोड में आपको क्या अच्छा लगा और क्या गंदा लगा, ताकि हम वो मिस्टेक्स रिपीट ना कर पाए. एंड कौन से ऐसे गेस्ट हैं जो आप देखना चाहते हो वापस हमारे पॉडकास्ट पे, ताकि हम उन्हें लेके आएँ और आपको ज़्यादा से ज़्यादा वैल्यू दे पाएँ. एंड नंबर 3, ये एपिसोड किसी एक इंसान के साथ ज़रूर शेयर करना, क्योंकि one conversation can change someone's life. I'll see you next time. Until then, keep figuring out.